Namaste everyone. Hi, this is Dinkar and I welcome to all of you in another episode of Veritas. तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया अभियान, एक नई स्कीम जिसके तहत हम बेसिकली कोशिश करेंगे कि जितने भी लोग हैं सबको कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी दिया जाए। और उसके तहत हम क्या कर रहे हैं कि जो भी आर्टिकल है उनको शॉर्टकट और बेस्ट मेथड के ज़रिए लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। और इसमें हम निमोनिक्स के साथ साथ कॉन्टेक्स्ट और साथ में लॉजिकल फ़्लो स्टोरीज़ इन सब चीज़ों को यूज़ करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपके लिए न केवल एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा, इसके साथ-साथ अगर आप रियल लाइफ़ में भी देखो तो इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है और आप इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर पाओगे। तो आज हम 4 आर्टिकल करने जा रहे हैं। पहला है आर्टिकल 1 एंड देन 2, 3, 4। इन चारों आर्टिकल को हम अच्छे से करेंगे और आप इस वीडियो को पूरा देख लो। इसको देखने के बाद आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने इसमें बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च करके चीज़ों को अच्छे तरीके से डाला हुआ है। और साथ में मैंने एक कुछ ट्रिक्स, कुछ निमोनिक्स और चीज़ों को अच्छे तरीके से एक लॉजिकल फ़्लो के साथ समझाने की कोशिश करी है। तो आप इस पूरे वीडियो को देखो, आप इसे एन्जॉय करोगे और आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी है वो डेफ़िनेटली बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आर्टिकल 1 देखो, ये जो 1 है ना, इसको हम इस आई की तरह लिख सकते हैं क्या, मतलब 1 और आई में आपको कुछ सिमिलैरिटी दिख रहा है। तो आर्टिकल 1 जो है ना, ये बात करता है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो हम इससे याद रख सकते हैं 1 और आई का कहीं न कहीं सिमिलैरिटी है। तो इसे हम याद रखेंगे, जब भी 1 आएगा तो हमारे दिमाग में आएगा आई, मतलब इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 2, तो 2 को अगर हम वर्टिकली खड़ा करते हैं तो ये देखो एन की तरह दिख रहा है ना? तो जब एन की तरह ये दिख रहा है तो हम आर्टिकल 2 से याद रखेंगे न्यू स्टेट्स, मतलब जो फ्रेश स्टेट है, जो इंडिया का पार्ट नहीं है बल्कि कहीं और से हम मान लो कोई दूसरी स्टेट को अगर हम पार्ट बना रहे हैं, तो ये आर्टिकल 2 उसके बारे में बात करता है। लेट्स टॉक अबाउट आर्टिकल 3। तो ये देखो 3 को अगर हम उल्टा करते हैं तो ये ई की तरह दिख रहा है। तो इससे हम याद रखेंगे एग्जिस्टिंग स्टेट के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। मतलब इंडिया के अंदर में जो बहुत सारे स्टेट है, उसके बॉर्डर को मान लो चेंज करना है, रीऑर्गेनाइज़ करना है या उनको तोड़ना है, फोड़ना, कुछ भी करना है ना, तो वो आर्टिकल 3 बात करेगा। तो आर्टिकल 3 एग्जिस्टिंग स्टेट के बारे में बात करता है। आर्टिकल 4 बात करता है फ्री अमेंडमेंट के बारे में। अब फ्री अमेंडमेंट क्या है, तो देखो आर्टिकल 2 और 3 जो चेंजेस लाता है ना, तो इसके साथ कुछ कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस और भी आते हैं, तो उसके लिए हमें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी के बारे में आर्टिकल 4 बात करता है। तो आर्टिकल 4 बेसिकली कहता है कि जो आर्टिकल 2 और 3 के अंदर में चेंजेस होंगे ना, उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके लिए जो भी कॉन्सिक्वेंशियल चेंज होंगे वो आप ऐसे ही कर दो और उसके लिए आप आर्टिकल 368 के ज़रिए चेंजेस मत करो, ठीक है? तो ये बेसिकली आर्टिकल 1 टू 4 है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको सीख लिया होगा। और अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप इसको फर्दर परस्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों आर्टिकल 1, जैसा कि अभी हमने देखा, इसमें लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई यूनियन। देखो हमारा जो यूनियन है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। एक्चुअली हमने फेडरल अरेंजमेंट ही किया हुआ है। फेडरल अरेंजमेंट में मतलब हमारे पास सेंटर है और स्टेट है। सेंटर और स्टेट तो है हमारे पास में, बट एक्चुअली में अगर देखा जा रहा, जो सेंटर है ना वो काफ़ी पावरफुल है। स्टेट के पास में इतना ज़्यादा पावर नहीं है, इसीलिए हमने वर्ड यूनियन लिखा है, ना कि फेडरल लिखा है। हमारा फेडरल यूएस के फेडरल की तरह नहीं है, ये डिफरेंट है। यहाँ पे स्टेट के पास में पावर नहीं कि वो सिसीड कर सकता है। यहाँ पे स्टेट साथ में ग्रुप करके कोई फेडरेशन नहीं बनाई है, इसीलिए हमारा जो यूनियन है वो डिफरेंट है। इसलिए इसको बोलते हैं इट इज़ एन इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। अब जो आर्टिकल 1 है ना, इसके कुछ और एलिमेंट है जो हम समझने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 1 का सब क्लॉज 2 जो है ना, वो बात करता है कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है वो स्पेसिफाइड होंगे फर्स्ट शेड्यूल में। अब देखो, हम जब यूनियन और टेरिटरी की बात करते हैं तो टेरिटरी का मतलब क्या होता है? टेरिटरी का मतलब आता है टेरिटरी ऑफ इंडिया, जिसके अंदर में होता है टेरिटरी ऑफ स्टेट, मतलब जितने भी हमारे सारे स्टेट है वो यूनियन टेरिटरीज जितनी भी है वो सारे। और उसके साथ में जो नई टेरिटरी हम एक्वायर करेंगे, जैसे कि गोवा, सिक्किम, इन सब को हमने एक्वायर किया है ना, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर में आएंगी। मतलब ये जो टेरिटरी है ना, ये यूनियन टेरिटरी प्लस स्टेट इन सब से आगे की चीज़ है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 2। तो भाई आर्टिकल 2 को अगर हम देखें तो ये 2 एन की तरह दिखता है और एन की तरह दिखता है, तो इससे हमने क्या याद किया था कि आर्टिकल 2 न्यू स्टेट्स के बारे में बात करता है। मतलब कि आर्टिकल 2 ये बताता है कि भाई पार्लियामेंट में बाय लॉ एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स, पार्लियामेंट न्यू स्टेट्स एस्टैब्लिश कर सकता है। और इसको समझने के लिए हम ये देखते हैं कि भाई सिक्किम
इसको हमने 1975 में एक्वायर किया था। और इसके लिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ये है कि मान लो नेपाल है ना, और नेपाल को हमने क्या कर लिया कि अपने अंदर में ले लिया। तो आर्टिकल 2 जो है वो बेसिकली बात करता है न्यू स्टेट लाने की, पर वो कोई इंडिया के अंदर का स्टेट नहीं, कोई बाहरी स्टेट। सिक्किम पहले इंडियन स्टेट नहीं था, है ना, तो हमने ये फॉरेन टेरिटरी था, इसको हमने एक्वायर किया है। तो अगर मान लो नेपाल भी हमारे अंदर में आ जाए तो उसके लिए हमें कहाँ पे चेंजेस लाने पड़ेंगे, आर्टिकल 2 में चेंजेस लाने पड़ेंगे। अब हम देखते हैं आर्टिकल 3। अब 3 को हमने उल्टा किया था, मतलब ई से एग्जिस्टिंग स्टेट के बारे में ये बात कर, मतलब हमारे जो भी एग्जिस्टिंग स्टेट है ना उसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, ये आर्टिकल उसके बारे में बताता है। उसके साथ हम बेसिकली फ़िदा कर सकते हैं। आपने सुना होगा के का फ़िदा हूँ तुझ पे मेरी जान बेपनाह, तो ये फ़िदा वही है। F for form new state, increase area of any state. D for diminish area of any state. A for alter boundaries of any state. A for alter name of any state. तो बेसिकली आर्टिकल 3 के जरिए एग्जिस्टिंग स्टेट के साथ आप कुछ भी कर सकते हो, और वो 5 चीज़ यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है, आप इसको इस निमोनिक्स के जरिए याद भी कर सकते हो। आर्टिकल 3 के ज़रिए हमने तेलंगाना का रीऑर्गेनाइजेशन किया हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर का भी रीऑर्गेनाइजेशन किया हुआ है, अभी उसको 2019 में हमने यूनियन टेरिटरी बनाया। उसके अलावा हम नाम चेंज किए हुए हैं, ओडिशा का ओडिशा किया 2011 में, अंचल का नाम हमने चेंज करके उत्तराखंड किया 2006 में। हम आर्टिकल 4 को समझने की कोशिश करते हैं। हमने आर्टिकल 4 में आपको कहा था कि आपको एक चीज़ याद रखना, 4 फॉर फ्री अमेंडमेंट। फ्री अमेंडमेंट मतलब कि किसी प्रकार के स्पेशल मेजॉरिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब जब भी पार्लियामेंट आर्टिकल 2 और 3 को अमेंड करेगा तो पार्लियामेंट ऑटोमेटिकली फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल को अमेंड कर सकता है। उसे आर्टिकल 368 को यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल 4 यही कहता है, बस ख़त्म। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या इंडिया अपनी टेरिटरी दे सकता है किसी फॉरेन स्टेट को अंडर आर्टिकल 3? मतलब कि इंडियन पार्लियामेंट के पास में पावर है कि वो आर्टिकल 3 के ज़रिए किसी भी स्टेट के बॉर्डर को चेंज कर सकता है। तो क्या किसी स्टेट के बॉर्डर को चेंज करते टाइम इंडिया उस पर्टिकुलर एरिया को किसी फॉरेन स्टेट को दे सकता है? तो इसके लिए एक केस हुआ है, बेरुवारी केस, और इसको हम समझते हैं। देखो क्या हुआ था कि बेरुवारी जो ये जगह है ना, ये ईस्ट पाकिस्तान का पार्ट था उस टाइम पे। तो ये जो बेरुवारी रीजन है ना, ये इंडिया में आ गया था, और इंडिया में आ गया था तो हमने नेहरू नूर पैक्ट साइन किया हुआ था, जिसके ज़रिए नेहरू जी ने बेसिकली एक प्रॉमिस कर दिया था पाकिस्तान को कि हम आपको ये टेरिटरी रिटर्न कर देंगे। एक्चुअली में पार्लियामेंट में इसको लेकर के एक बहुत ही बड़ा अप्रोर खड़ा हो गया। आप ऐसे कैसे अपने देश की टेरिटरी किसी दूसरे देश को दे सकते हो, और वो भी बिना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किए। तो उस टाइम पे हमारे प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब ने बोला नो वरीज़ एंड आई लव यू। आई लव यू मतलब उन्होंने यूज़ किया आर्टिकल 143, जिसके ज़रिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि कैन पार्लियामेंट गिव इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री अंडर आर्टिकल 3 विदाउट यूजिंग आर्टिकल 368? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो, एब्सोल्युटली नो। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 3 जो है वो इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन को कवर करता है, और अगर आपको टेरिटरी देनी है तो उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना ही पड़ेगा। तो ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमें समझने की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव के बारे में। देखो इनक्लेव क्या होता है? इनक्लेव एक ऐसी टेरिटरी है, मान लो इंडिया है, इसके अंदर में किसी दूसरे देश की टेरिटरी आ गई, और चारों तरफ से इंडिया का टेरिटरी है, और बीच में किसी दूसरे देश की टेरिटरी है, तो इसको बोलेंगे इनक्लेव। तो क्या हुआ ना कि बांग्लादेश का बहुत सारा इनक्लेव इंडिया में था, और इंडिया के बहुत सारे इनक्लेव बांग्लादेश में थे। तो इसको लेकर के हमने अभी क्या हुआ कि 111 इनक्लेव बांग्लादेश को ट्रांसफ़र करे, और बांग्लादेश ने 51 इनक्लेव इंडिया को ट्रांसफ़र करे। और इसको लेकर के हमने 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया था 2015 में। और मुझे लगता है कि अब इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके पास आएंगे तो आप कभी भी इसमें नहीं फंसोगे, आराम से आप इसको जवाब दे दोगे। दोस्तों अब हम देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ स्टेट कि हमारे देश में स्टेट का इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो 1950 में हमने क्लासिफिकेशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ ABCD मेथड, और ये ABCD आप पढ़ सकते हो, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें इम्पोर्टेंट है धार कमीशन। तो सबसे पहले हमने जो कमीशन इस्टेब्लिश किया था वो था धार। धार से आप याद रख सकते हो डर। डर मतलब देखो उस टाइम पे ना हमें डर था कि हमारे देश की जो यूनिटी है ना वो कहीं टूट ना जाए, तो इसीलिए धार कमीशन जब बनाया गया तो इन्होंने लैंग्वेज एज अ बेसिस जो होता है ना वो रिजेक्ट कर दिया कि स्टेट का फॉर्मेशन लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो धार को डर था, ये याद रह जाएगा। अब दूसरा हमारे पास में है JVP। JVP में बेसिकली 3 महान व्यक्तित्व थे, एक तो जवाहरलाल नेहरू, दूसरे वल्लभ भाई पटेल, और तीसरा पताभी सीतारमैया। उन्होंने बोला जस्ट
बी पैसेंट। इन्होंने बोला कि जस्ट बी पैसेंट, अभी कोई ज़रूरत नहीं है लैंग्वेज को लाने की। और इसलिए इन्होंने भी क्या किया, लैंग्वेज एज अ बेसिस टू इस्टेब्लिश स्टेट रिजेक्ट कर दिया। अब जब ये सारी चीज़ें हो गई तो बहुत सारे जगह पे प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया, और जो डिमांड है ना लैंग्वेज बेस्ड स्टेट की, वो बहुत सारे जगह पे खास करके सॉर्दर्न स्टेट में मंगना शुरू हो गया। तो वहाँ पे एक व्यक्ति था पोट्टी श्रीरामुलु, जो कि गांधीयन फिलॉसफी को फॉलो करते थे। उन्होंने हंगर स्ट्राइक के ज़रिए खुद को मार लिया, और उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, और ये एक तेलुगु स्टेट है जो बन के अलग हुआ। और फिर उसके बाद एक कमेटी का भी गठन किया गया जिसका नाम था फजल अली कमेटी। और भाई फजल अली कमेटी का क्या होगा, फजल अली कमेटी ने भाई बेसिकली फेवर कर दिया, ऐप से फेवर याद रखो, इसने फेवर कर दिया। किस चीज़ के लिए फेवर कर दिया, तो इन्होंने लैंग्वेज को अप्रूव कर दिया कि ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज यू कैन मेक योर स्टेट। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है, और मुझे नहीं लगता इसके अलावा कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 1 to 4 में। अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो आपकी कंपटीशन के साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। और अगर आपको ये अच्छा लगा है मेथडोलॉजी बताने का, वैसे तो मैंने सारे ही चीज़ें जो मान लो आर्टिकल 5 to 11 फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी, सबके लिए मैंने बना रखा है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं ये सीरीज़ परस्यू करूँ आगे और इसको अच्छे तरीके से आप लोगों को बताऊँ, तो आपको इसे शेयर करना पड़ेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ही इजी वे में, आर्टिकल को बहुत ही इजी वे में समझ पाओगे, याद रख पाओगे। मैं बेसिकली अभी हमारा सब्सक्राइबर है 176, तो मैं एम करता हूँ 200 सब्सक्राइबर का। अगर 200 हो जाएगा ना तो मैं आगे आर्टिकल 5 to 11 डालूँगा, और आपको कुछ नहीं करना है, यहीं पे सारी चीज़ें याद करवा दूँगा, ये मेरा वादा है। और इसी के साथ दिस इज़ दिनकर एंड आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू।